अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। नया दिन है, नई सुबह है और नए आज़म के साथ दिन का आगाज़ हमेशा करना चाहिए। और दिन का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ करूँगी कि जनाब तालीम और तरबियत में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आला तालीम रखता हो और साथ ही उसकी तरबियत भी बिल्कुल तालीम जैसी आला ही हो। तालीम हमें चीज़ों के बारे में इल्म और आगाही ज़रूर देती है और कई चीज़ों के बारे में हमें शऊर भी हमारे अंदर पैदा करती है, लेकिन तरबियत के बग़ैर ना तालीम का भी कोई किरदार नहीं है। और अगर आपकी तरबियत अच्छी है तो भले ही तालीम आपकी थोड़ी क्यों ना हो, आप मुआशरे में एक बेहतर तौर पर ना ज़िंदगी गुजार सकते हो। और हम हमेशा पढ़े लिखे लोगों को बहुत काबिल और आलिम और फाजिल समझते हैं, जबकि कम पढ़े लिखे लोगों को हमेशा से हमारी सोसाइटी में ना जाहिल करार दिया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। हाँ, ये सच है, ये कड़वा सच है। और पढ़ा लिखा शख्स और जो अनपढ़ कभी भी बराबर नहीं होता है। तालीम के ज़रिए हमें चीज़ों को देखने और लोगों को समझने का जो ज़ाविया है ना हमारा, वो चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ना, उनके होने के बावजूद ना हमारी नौजवान नस्ल में तरबियत का जो फ़क़दान है ना, वो बहुत ज़्यादा पैदा होता जा रहा है। इसकी एक मिसाल आपके साथ वाज़े शेयर करूँगी, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो जो बहुत हद तक वाज़े हो जाएगा कि जनाब बड़े बड़े स्कूल्स या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बावजूद भी ना हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनमें अखलाकियात की बहुत ज़्यादा कमी है। क्या वजह है कि नौजवान नस्ल बड़ों का अदब और अपनी इक़दार और रिवायात को भुला ही रहे हैं, पसे पुश्ती डाल रहे हैं? तो क्या वजह है कि अपनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी वो दीन इस्लाम से इतनी ज़्यादा दूरी इख्तियार कर बैठे हैं, वो अपनी जो इस्लामी रिवायात हैं उन्हें भुला बैठे हैं? लेकिन इस वक्त जो है ना वालिदैन और ख़ास करके असातिज़ा का एक बड़ा ही अहम किरदार बनता है कि वो दोनों मिलकर जनाब जो बच्चे हैं उनकी तरबियत करें, माशरती लिहाज से भी, अखलाकी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी। उनकी तरबियत हमारे वालिदैन ने करनी होती है और हमारे असातिज़ा ने करनी होती है। इन दोनों पर ख़ास करके बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है, ड्यूटी आ जाती है कि वालिदैन घर में बच्चों को समझाएं, उन्हें बताएं कि अखलाकियात क्या होती हैं, किस तरह जो हमारे इक़दार हैं उन्हें हमने आगे लेकर चलना है। मुआशरे में बेहतर इंसान बनने के हवाले से क्या क्या आदाब होते हैं ना, ये हमें हमारा उस्ताद बताता है। तो इसलिए उस्ताद पर भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो आज का यही जनाब पैगाम था कि तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क हो। तरबियत जो है हमारे घरों में होती है, तालीम जो हमें इंस्टीट्यूशंस में मिलती है। तो ये दोनों मिलकर ना एक इंसान को बेहतर इंसान और मुआशरे में बेहतरी लाने के हवाले से एक बेहतर इंसान बनाता है। और वो आगे बढ़कर अपने हवाले से तो वो काम करता ही है, अपनी ज़ात के ऊपर तो वो काम करता है बेहतर करने के लिए, लेकिन वो मुआशरे को बेहतर करने के हवाले से भी सोचता है, गौर व फ़िक्र करता है। तो जनाब आज का पैगाम यही था कि किस तरह आपने ये फ़र्क को कम करना है, तालीम और तरबियत के हवाले से काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब टॉप स्टोरीज़ पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन इस पर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे आजकल इंस्टीट्यूशंस में ख़ास करके बच्चों को ये नहीं बताई जाती हैं कि किस तरह अपने मुआशरे में जाकर काम करना है या बड़ों का किस तरह अदब करना है। बताई जाती हैं लेकिन उस तरह एम्फसाइज़ नहीं करवाया जाता उन तमाम तर चीज़ों पर। कहीं ना कहीं इग्नोर कर दी जाती हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है जो करना चाहिए। और अगर घर में आ जाएँ तो घर में हमारे आजकल के जो वालिदैन हैं बहुत ज़्यादा टेंशन के माहौल में होते हैं, दोनों जॉब गोइंग भी होते हैं। तो उनका जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है अपने बच्चों की परवरिश के ऊपर। और उनको ये लग रहा होता है कि अच्छा हमने बच्चों को अपने बहुत अच्छे स्कूल्स में डाला हुआ है, बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो शायद वो लोग ये तमाम तर चीज़ें जो भी अखलाकियात के हवाले से है, जो भी मुआशरे के हवाले से है, जो भी रूहानी शख्सियत को बेहतर करने के हवाले से है, शायद उनको वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में इनकी तालीम मिल जाएगी या उनको तरबियत के हवाले से भी वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन चीज़ों को दोनों को पैरेलल लेकर चलना चाहिए। वालिदैन को भी इस चीज़ का ख़ास करके
ख्याल रखना चाहिए। और हम भी अब जनाब आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब, शदीद गर्मी हो यहाँ पर सख्त सर्दी हो, पाकिस्तानियों का मनपसंद मशरूब चाय हर घर में बनती है। मेहमान आएंगे तो चाय पिलाना तो एक लाजमी समझ आता है। और मिठास की शौकीन इस कौम का आलम ऐसा है कि इदाद शुमार के मुताबिक हर पाकिस्तानी सालाना 26 किलो तक चीनी इस्तेमाल करता है। और ये चीनी के ही करामात हैं कि पाकिस्तान डायबिटीज़ की बीमारी में दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है। और वैसे तो दुनिया भर में डायबिटीज़ के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। किसी को टाइप 1 है तो किसी को ख़तरनाक टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। आलमी इदारे ने इस हवाले से होशरुबा डेटा जारी किया और दुनिया भर में सर्वेस किए गए और सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान की 30.8% आबादी डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी में मुब्तला है। गोया ये मर्ज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और सर्वे के मुताबिक कुवैत जो है वो 24.9% शुगर के मरीज़ों के साथ दूसरे नंबर पर आया है। ताहम डायबिटीज़ की क्या वजूहात हो सकती है, इलाज और एहतियात किस तरह हम करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब पाकिस्तान शुगर के मरीज़ों में पहले नंबर पर कैसे पहुंचा है, क्या क्या कोताहियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से शुगर की बीमारी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है, और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आतिफ़ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आतिफ़, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? डॉक्टर आतिफ़, ये तो एक बहुत ही डेटा जो हमारे सामने आया है और टेंशन वाला माहौल हो गया इसके बाद कि हम फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले इसके ऊपर आप? जी थैंक यू वेरी मच, इस टॉपिक को आपने छेड़ा और हाईलाइट किया। सो एक तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये डेटा और ये जो ट्रेंड्स हैं और नंबर 1 ये हम कोई रातों रात नहीं पहुंचे, ऐसे ही है। ये वो ट्रेंड्स हैं जो पिछले कुछ दहाइयों से जारी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। उसकी वजूहात को चलें अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ एक वजह ये भी है कि अब हम अपने मुल्क का डेटा भी ज़्यादा जमा कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें कुछ एक्चुअल जो जिसे कहते हैं ना कि रियलिटी ऑन ग्राउंड है क्या, उसका भी कुछ अंदाजा हो रहा है। बट ये एक लंबी स्टोरी, एक लंबा सफ़र है जिसकी ऑब्वियसली ये कोई प्राउड मोमेंट नहीं है कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को हमें रियलाइज़ करना है और इस नंबर 1 से हमें वापस रिवर्स गियर का आगाज़ करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या जो फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स क्या हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है? देखिए, मेन फैक्टर्स वही हैं जो रिसर्च ने अभी तक हमें बताए। अच्छा। एंड इट्स वेरी सिंपल। नंबर 1 लाइफस्टाइल, ओके, जिसमें आपका डाइट, परहेज, वॉक, एक्सरसाइज दोनों चीज़ें शामिल हैं। एंड एज अ रिजल्ट मोटापा, ओवरवेट होना, ये बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स हैं किसी को शुगर होने के। ऑब्वियसली अगर किसी की फैमिली में है, फैमिली हिस्ट्री है, ये वो चीज़ें हैं जो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती ज़रूर है। okay. और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लाइफस्टाइल, वेट, वो चीज़ें हैं जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में एंड यू कैन चेंज इट। ट्रू। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि शायद मीठा ज़्यादा खाने से भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रा क्लियर कर दें, इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। देखिए, मीठा ज़्यादा खाना एक फैक्टर है। अच्छा। ओनली फैक्टर नहीं है। ओके। आप क्या खा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये सब चीज़ें ओवरवेट होने के साथ लिंक्ड है। आप जितना ओवरवेट होंगे आपको शुगर होने का रिस्क चांस उतना बढ़ता जाएगा। सो क्या से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना खा रहे हैं। ओके। क्वांटिटी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सिर्फ मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। अच्छा। अगर आप मीठा बार बार खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और खाई जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी एक्टिविटी भी नहीं है, सो ये सब चीज़ें फिर एट द एंड ऑफ द डे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। सो मीठा अकेला नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक मिसकंसेप्शन बन गई हुई है हमारी, एक मिथ बन गई हुई है कि जो ज़्यादा शुगर का इंटेक करेगा, जो ज़्यादा मीठा खाएगा, शायद इसकी वजह से उसको शुगर होती है। अच्छा, दूसरा, इसके होने के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें शुगर हो रही है? देखिए, साइन एंड सिम्टम्स को बिल्कुल डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात हाईलाइट करनी बड़ी ज़रूरी है कि
मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनको शुगर हो चुकी है उनको भी पता ही नहीं है कि उनको शुगर हो चुकी है, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों में इसकी कोई अलामात जाहिर नहीं होती अनलेस खुदा न खास्ता उसकी कोई पेचीदगी सामने आ जाए। मसलन अक्सर लोगों को शुगर का तब पता लगेगा जब उनकी शुगर तब चेक की जाएगी जब वो खुदा न खास्ता को हार्ट अटैक के साथ, गुर्दे फेल के साथ, फालिज के साथ हमारे पास आएंगे। इसलिए इसको वो वही बात कि खामोश कातिल। अक्सर लोगों के में अलामात नहीं होंगी। अच्छा। जिन लोगों में अलामात होंगी वो ज़्यादातर ऐसी नॉन स्पेसिफिक अलामात होंगी कि उनको हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर इग्नोर करते हैं। मसलन बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, नज़र का धुंधलापन, दर्दें, या फिर अगर और हाई हो जाए और अलामात आ रही हैं तो प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार आना, या बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी एफर्ट के वज़न का कम होते जाना। ये वो चीज़ें जो बड़ी लेट या बहुत ही हाई लेवल्स के साथ आएंगी और एक को नहीं आएंगी जैसे हमने कहा। तो इसलिए ऐसी कोई भी अलामात आ रही हो जो अनएक्सप्लेन्ड हो, चाहे उसके साथ आप जितना मर्जी ओके फील कर रहे हो, तो अपनी शुगर ज़रूर चेक कराएं। और दूसरे ये कि 40 की एज के बाद आमतौर पे इंटरनेशनली, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है और हमें पता है कि इसमें अलामात कई लोगों को नहीं आती, तो आमतौर पे 40 ईयर्स की एज के बाद इंटरनेशनली तो एक सालाना हेल्थ चेक के तौर पे, जहाँ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बाकी एक दो जो ज़रूरी ब्लड टेस्ट है वो किए जाते हैं, वहाँ हर एक की शुगर को भी टेस्ट किया जाता है। मतलब एक 6 महीने बाद या सालाना एक अपना फुल बॉडी टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम प्रायोरिटाइज पे रखते ही नहीं अपनी हेल्थ को। दूसरा टाइप 1 और टाइप 2 आती है, इस पर बात करूँगी, लेकिन बहुत से ना मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं। अब ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये सही भी है कि नहीं है, क्योंकि जब बहुत से लोग सुबह उठते हैं ना तो उनको मीठे की क्रेविंग होती है और वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और वो कहते हैं जी हमारा शुगर लेवल लो हो रहा है, शुगर लेवल लो हो रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका लिंक डायबिटीज़ होने से कोई साइंसी तौर पे तो प्रूव नहीं है इस क्रेविंग का। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को रिपीटेडली ऐसी क्रेविंग हो रही है तो वो अपनी शुगर को एहतियातन एक बार टेस्ट ज़रूर करवा ले, चेक ज़रूर करवा ले, ताकि कम से कम ये खदशा निकल जाए कि मुझे कहीं शुगर तो नहीं है। सही। तो अगर शुगर नहीं है तो शुगर इज़ आउट, वो आपको नहीं है तो नहीं है। तो ये नॉर्मल भी हो सकता है? ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये सीजन चेंज के साथ भी हो सकता है, ये स्ट्रेस से भी ट्रिगर हो सकता है। सो शुगर इज नॉट द ओनली कॉज कि जिससे ये हो सकता है। ये उसके साथ लिंक नहीं करता, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करा लेना ज़्यादा बेहतर है। टाइप 1, टाइप 2, खतरनाक कौन सी टाइप है इसकी? देखिए, खतरनाक तो दोनों हैं, क्योंकि शुगर चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, वो लॉन्ग टर्म सालों पे अगर वो कंट्रोल नहीं है उसका, तो उसकी पेचीदगियाँ किसी भी टाइप में आ सकती हैं, जिसमें हार्ट अटैक, फालिज, खुदा पाँव कटना, बिनाई चले जाना, गुर्दे फेल, डायलिसिस शामिल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि टाइप 1 यूजुअली बच्चों में स्टार्ट होती है, 4 से 7 साल की उम्र में या टीनेज, ठीक है। और दूसरे के व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि जिस डायबिटीज़ का भी हम जिक्र कर रहे थे, जिसपे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नंबर 1 पे, हाँ। ये टाइप 2 डायबिटीज़ की हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि टाइप अगर 100 लोगों को शुगर है तो उनमें से 90 लोगों को टाइप 2 शुगर है, वो जो ओवरवेट और मोटापे वाली शुगर है, जिसका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल और वेट से। जो टाइप 1 है वो 100 में से 10 बच्चों को होगी, बचपन में शुरू होती है। सो ये इसका इंसिडेंस बड़ा कम है ओवरऑल डायबिटीज़ में से, और यूजुअली ये जैसे मैंने कहा कि बच्चों में शुरू होती है। इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन से है, क्योंकि इंसुलिन बननी ख़त्म हो जाती है, जो कि टाइप 2 है, जिसकी हम मेनली बात कर रहे हैं, जो 90% ऑफ शुगर जिसमें अब हम नंबर 1 है, वो लाइफस्टाइल से लिंक्ड है प्रीडोमिनेंटली, यानी उसका ताल्लुक खाने पीने, परहेज, वॉक होना ना होना और हैंस एज अ रिजल्ट वेट से। तो ये क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है टाइप 2 को, या शुगर अगर हो जाए तो ओवरऑल? जी बिल्कुल, देखिए रिसर्च से ये बात साबित है कि इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्सल से मुराद ये नहीं है कि वो शुगर ख़त्म हो जाए, रिवर्सल से मुराद ये है कि अगर आपने बहुत शुगर डायग्नोज होने के बाद, तशखीस होने के बाद बहुत अच्छा परहेज़ किया है, वॉक, एक्सरसाइज शुरू करें, आप अपना वेट खुद से लूज़ किया है इंटेंशनली एफर्ट करके, तो अक्सर लोग जो यानी मेडिसिन पे हैं शुगर के लिए, वो शुगर लेवल इतने बेहतर होना शुरू होते हैं कि हमें दवाई ख़त्म या बंद करनी पड़ सकती है, कम करनी पड़ सकती है। अगर इंसुलिन पे हैं टाइप 2 की हम बात करें तो इनकी इंसुलिन की डोज कम करनी पड़ सकती है, इंसुलिन ख़त्म हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी एफर्ट डाल रहे हैं।
और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात रिसर्च से Research साबित है करी है, science करी कि है। आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को बहुत हद तक इम्प्रूव और रिवर्स कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। और रिवर्सल से कतन मुराद ये नहीं कि वो क्योर हो जाएगी, क्योर नहीं है, खत्म नहीं होगी, कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल ज़रूर हो जाएगी। और अगर आपकी इंसुलिन और आपकी दवाई छूट गई और शुगर भी कंट्रोल्ड है, तो इससे अच्छी हेल्दी बात क्या हो सकती है? ऑब्वियसली। अच्छा, इंसुलिन किस स्टेज पर जाके लगती है? क्या फर्स्ट स्टेज पर ही लगा लेनी चाहिए या एंड वाला एक वो हमारे पास एक हथियार होता है कि एंड पे जाके लगना है ये? देखिए, सो अगेन हम ये टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात जी। कर रहे हैं। तो यूजुअली हम पहला स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट परहेज़ होता है। परहेज़ को और लाइफस्टाइल चेंज को हम बहुत ज़्यादा री-इन्फोर्स करते हैं लोगों के साथ, ताकि क्योंकि ये वो चीज़ है जो अगर दवाई आपको इस्तेमाल करनी भी पड़ी अपनी शुगर के लिए, तो परहेज़ के साथ इस्तेमाल करें तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ओके। अगर आपको इंसुलिन भी अपनी डायबिटीज़ के लिए आपका स्पेशलिस्ट रेकमेंड कर रहा है, तो उसके साथ भी अगर परहेज़ और वॉक शामिल है तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। वाओ। सो यानी ये वो चीज़ है जो साथ साथ कंटिन्यू करनी ज़रूरी है। जहाँ तक है कि इंसुलिन यूजुअली ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जो कि स्पेशलिस्ट 1-to-1 उनको जी। करता है, लेकिन यूजुअली परहेज़ फर्स्ट लाइन Okay. ऑफ ट्रीटमेंट। ओके। अगर परहेज़ कोई कर रहा है, शुगर लेवल्स मॉनिटर कर रहा है और कंट्रोल नहीं है, फिर हम दवाई ऐड करते हैं। यूजुअली अगर एक दवाई पे नहीं कंट्रोल हो रहा परहेज़ के साथ, तो दूसरी दवाई या तीसरी दवाई। और यूजुअली इंसुलिन को हम एक आखिरी हरबा तो नहीं कहेंगे, आखिरी हरबा कहना एक अजीब सा वो ऐसा लगता है कि जैसे अब इसके बाद कुछ इसके रह बाद नहीं कुछ गया। भी नहीं रह गया। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर किसी की टैबलेट्स पे कंट्रोल नहीं है पूरी तरह, और या फिर उसको टैबलेट्स के कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और हमने 1, 2, 3 को टैबलेट्स इस्तेमाल अच्छा। करनी है और लेवल्स फिर भी कंट्रोल नहीं है, तो शुगर कंट्रोल करना फिर भी ज़रूरी है पेचीदगियों से बचने के लिए। तो उस स्टेज पे हम इंसुलिन लाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को अर्ली ऑन ही ज़रूरत पड़ जाती है, वो उनकी तादाद बड़ी कम होती है और वो यानी स्पेशलिस्ट उनको इंडिविजुअली असेस करके रेकमेंड करता है। अच्छा, इस तरह के जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको खाने पीने के लिहाज से कितनी एहतियात करनी चाहिए फिर? देखिए, खाने पीने की जो एहतियात है वो अब हम नंबर 1 हैं। अगर हम अभी भी खाने पीने की एहतियात एज अ नेशन नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सही। खाने पीने की एहतियात अब हम सबको करनी चाहिए जिनको नहीं है, ताकि वो बचे रहें। हाँ, रिसर्च प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए जी। रिसर्च से ये बात भी साबित है। जिनको हो चुकी है वो अपना कंट्रोल बेहतर करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि इंसुलिन डोज कम हो जाए, इंसुलिन छूट जाए या गोली कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े, उनको भी करनी चाहिए। और ये भी एक मिथ है कि जो परहेज़ हम उन लोगों को बताते हैं जिनको शुगर है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं। अच्छा। वो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एडवाइस होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ मामला कि व्हाट यू ईट एंड व्हेन यू ईट एंड हाउ मच यू ईट होता है। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। और वो एडवाइस जो हम उन लोगों को देते हैं, वो एडवाइस हम सब पे एप्लीकेबल है, यानी वो स्पेशल एडवाइस नहीं। लेकिन जो शुगर के मरीज होते हैं ना, उनका ये होता है कि अगर हमें शुगर हो जाएगी, या बहुत से ऐसे लोगों को देखे वो फिर शुगर खाना ही बंद कर देते हैं, वो कोई अल्टरनेटिव्स पर भी चले जाते हैं। देखिए, ये भी एक एक्सट्रीम है। अच्छा। और दूसरी एक्सट्रीम भी हमारे सामने है। सही। क्योंकि दूसरी एक्सट्रीम है हमारे खाने पीने की, उसमें तो हम नंबर 1 हुए हैं। ठीक। ओके। सो एक वो एक्सट्रीम है और एक एक्सट्रीम है। अब यूजुअली क्योंकि शुगर कोई 10 दिनों की, 15 दिनों की, एक साल की कंडीशन नहीं है। हाँ। और एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस कोई साइंस और रिसर्च उसको उस पर उस तरह से प्रमोट नहीं करती है। साइंस और रिसर्च बड़ी क्लियर है, लाउड है कि एक आपको बैलेंस्ड रास्ता चाहिए, एक दरमियानी रास्ता चाहिए। सो अगर एक शख्स कोई अपनी मर्जी से एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो वो कुछ अरसा तो एक्सट्रीम को निभा लेगा, बट चाहते ना चाहते कुछ अरसे बाद उसको भी या दरमियान में आना पड़ेगा। सो बेस्ट एडवाइस तो यही होती है कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। इफ्स एंड बट्स हैं थोड़े बहुत, बट एक हेल्दी बैलेंस डाइट मैसेज है, वो एक दरमियानी रास्ते से लिया जा सकता है। तो अभी ये जो मौसम चल रहा है डॉक्टर आतिफ, ये इसके हवाले से क्या कहेंगे? जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो किस तरह अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, और किन क्योंकि गर्मी बहुत है तो उनका भी दिल करेगा कि हम कोई जूसेस वगैरह पिएं, कोई मशरूबात का इस्तेमाल करें जिनमें ऑब्वियसली चीनी बहुत ज़्यादा डाली जाती है। तो किस तरह इस मौसम को वो बीट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बड़ा रेलेवेंट सवाल है। एक तो ये कि एक्सट्रीम गर्मी है और टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ने हैं। आगे बरसात, ठीक। सो जो मेन
रिस्क है सेहत के हिसाब से जिसको शुगर है, वो है डिहाइड्रेशन का, पानी और नमकियात की कमी। ओके। सो सबसे पहली एडवाइस तो यही होगी कि प्लीज़ अपनी पानी के इंटेक का ख़ास ख्याल रखें। सही, ठीक है। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें प्लीज़, स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। ये सबसे बड़ा रिस्क है सबके लिए, और जिनको डायबिटीज़ उनके लिए रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। सो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। ओके। पानी बेस्ट मशरूब पानी है। नंबर 2 ये कि आपने बिल्कुल कहा कि ये वो मौसम है जिसमें दिल करता है कि कुछ जो है मीठे मशरूब भी पिए जाएं। ज़रूर पिएं, आप पी सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी को देखभाल के रखें, अगर उसमें एक्स्ट्रा शुगर मत डालें। अच्छा। दूसरा ये कि स्वीटनर्स मिलते हैं चीनी की जगह, उन स्वीटनर्स को इस्तेमाल करें। वो स्वीटनर्स बिल्कुल सेफ हैं, उसमें टेस्ट है, उसमें शुगर नहीं है, वो आपको जायका देगा। ज़ाहिर है ये चीज़ें हम जायके के लिए डालते हैं। सो शुगर में मुबतला लोगों को भी जायके का उतना ही क्रेज़ और हक है जितना हम में से किसी और को है। सो टेस्ट लें, स्वीटनर्स इस्तेमाल करें, ज़रूर पिएं शरबत। उसका इस्तेमाल लिमिटेड रखें, स्वीटनर डालें एंड एंजॉय द ड्रिंक्स। बैलेंस्ड रह के चीज़ों को करना चाहिए। तो जो देख रहे हैं आप, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर आतिफ? देखिए, वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है, या वो लोग जिनको आने वाले वक्त में डायबिटीज़ हो सकती है, वो ओवरवेट हैं, या उनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, या उनके कुछ डाइटरी पैटर्न्स खाने पीने को कुछ थोड़े से अनहेल्दी हैं, तो एडवाइस सिंपल और स्ट्रेट है रियली। वी नीड टू ईट हेल्दी, वी नीड टू बी हेल्दी। हमें अपनी डाइट का सबको खुद ही ख्याल रखना है। ये वो चीज़ें जो गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी कि हमने क्या करना है, ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है। सो हमें अपनी डाइट का खुद ख्याल रखना है, हमें हेल्दी खाने हैं, हमें ओवर ईटिंग से गुरेज करना है। हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है हर एस्पेक्ट में, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग फूड। हमें कुछ वॉक एक्सरसाइज करनी है, हमें एक्टिव रहना है, हमें अपने वेट को कंट्रोल रखना है, और मे बी 40 की एज के बाद हमें हर साल एक अपना रेगुलर चेकअप करवाना डॉक्टर के साथ, अपने कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ चेकअप, ताकि उस शुगर टेस्ट भी हो सके हर साल, क्योंकि कुछ टेस्ट से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन शुगर होने के करीब जा रहा है। वो भी एक जिसको प्री डायबिटीज स्टेज कहा जाता है। सो हम ब्लड टेस्ट पे ये भी बता सकते हैं, सालाना ब्लड टेस्ट पे कि शुगर हुई तो नहीं, और वो ये भी बता सकते हैं कि आप शुगर के करीब तो नहीं जा रहे, ताकि वो बंदा जो है उसको हम एडवाइस करें वो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाए, ताकि अगले साल उसके टेस्ट और बेहतर और वो डायबिटीज से दूर ही रहे। मतलब अगर प्री डायबिटीज़ हम हो गए हैं तो वो कितने % चांसेस हैं कि उसको उधर ही रोका जा सकता है और वो आप डायबिटीज़ भी हो सकते हैं? देखिए, प्री डायबिटीज़ एक बड़ा अच्छा एक किस्म का ना एक वार्निंग साइन, एक वार्निंग शॉट है कि भाई बी केयरफुल। सो हुई नहीं है, लेकिन आप होने के करीब जा रहे हैं। सो साइंस और रिसर्च से बिल्कुल ये साबित है कि अगर आप प्री डायबिटीज़ स्टेज पे पहुंच गए हैं, डायबिटीज़ नहीं हुई, तो विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट लॉस, अगेन बात वहीं आके बार बार रुक जाती है, ख़त्म होती है। यू कैन एक्चुअली रिवर्स द स्टेज। प्री डायबिटीज से आप पीछे नॉर्मल लेवल्स पे भी जा सकते हैं। अगेन इसमें वही लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और दूसरा है कि सालाना टेस्ट होगा। टेस्ट के नंबर्स उनकी तशरीह हम डॉक्टर्स पे छोड़ दें कि अब मैं प्री डायबिटीज था तो मैं कहाँ हूँ, एंड जस्ट ईट हेल्दी एंड यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज, स्टे अवे फ्रॉम डायबिटीज। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, कंट्रोल आप कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। आप जो खा रहे हैं उसको देख करके आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर आतिफ मुनीर, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आतिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि उन लोगों को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहर और शहरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। तो जनाब, 3.5 माह कबल शहर लाहौर में 5 अरब रुपए मालियत के तरक्याती कामों को ब्रेक लगा दी गई थी। 274 यूनियन काउंसिल्स के लिए 180 तरक्याती कामों के टेंडर्स जारी किए गए, ताहम बल्दिया उज़्मा लाहौर के अकाउंट्स में फ़ंड्स ताहाल मुंतकिल ना हो सके हैं और तरक्याती कामों को लगी ब्रेक और फ़ंड्स की अदम मुंतकली की वजूहात जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब ये भी बात करेंगे कि जनाब ये क्यों माफियाज जो हैं ये हमारा जो शहर है इसके शिकंजे में आता जा रहा है, क्यों जितने भी तरक्याती काम हैं
उनकी जो ब्रेक्स लग रही हैं, फंड्स की क्या सूरत हाल है और क्या आगे इन पर काम शुरू होगा, कब तक शुरू होगा, इस हवाले से हम बात करने वाले हैं। ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैन, जो भी तरक्याती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, फंड्स भी जारी कर दिए जाते हैं, किसी हद तक फंड्स जारी कर दिए जाते हैं, एंड पे आके उन्हें ब्रेक्स लग जाती हैं। क्या वजह है? हर दफ़ा हम इसी पे बात करते हैं और हर दफ़ा कोई नया प्रोजेक्ट है ना, वो ठप हो जाता है। अच्छा, शुक्रिया मुनीबा। आसिफ, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट्स इस वक्त शहर में हैं किस नौयत के। सही। दो तरह के प्रोजेक्ट्स इस वक्त शहर में चल रहे हैं और जिनकी ज़रूरत भी है। एक है रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट, तमीर मुरम्मत और बहाली। ऐसी तमाम सड़कें, ऐसे तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, उनकी मुरम्मत और बहाली का काम किया जाए और ये निगरान पंजाब हुकूमत के मैंडेट में शामिल होता है कि किसी भी जगह पे रिपेयर मेंटेनेंस का काम करवाया जाए। मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये किसी भी जमहूरी हुकूमत के या कोई भी ऐवान में बैठा हो उनके मैंडेट में होता है, लेकिन निगरान हुकूमत भी ये मेगा प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रही है। सही। अब बात ये है कि इन प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग गई, वो इसलिए लग गई कि निगरान पंजाब हुकूमत अभी तक तजब्जुब का शिकार है कि आया हमने इन मेगा प्रोजेक्ट्स को शुरू करना है, इनको मुकम्मल करना है, इनको कहाँ तक लेके जाना है, अभी तक हुकूमत इस हवाले से फैसला नहीं कर पा रही। रोज़ इसके ऊपर कोई मीटिंग होती है, रोज़ उसके ऊपर फंड्स के इजरा के हवाले से मंजूरी दे दी जाती है, उसके बाद हाउसिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और सेक्रेटेरिएट उसके ऊपर एतराज़ लगाकर उस समरी को वापस भेज देता है। तो लिहाजा ये इस वक्त ये फंड्स का घोरक धंधा शुरू हो चुका है कि क्या फंड्स का इजरा किया जाए या ना किया जाए। लेकिन अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये निगरान गवर्नमेंट के अंडर कोई पूरे हुए हैं? देखिए जी, अभी तक जो कलमा चौक की रीमॉडलिंग का मंसूबा था, ये मेगा प्रोजेक्ट है जिसको मुकम्मल किया गया। ये CBD पंजाब, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब की जानिब से शुरू किया गया और शहर लाहौर को इस मंसूबे से एक और एजाज़ ये मिला है कि ये अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोजेक्ट है जो कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कि एक अंडरपास, जिसके अंडरपास से मज़ीद 2 अंडरपासेस को निकाल दिया गया, तो ऐसा कोई पूरे पाकिस्तान में अंडरपास मौजूद नहीं है। ये फर्स्ट है जो बनाया गया और ये निगरान दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ है। इसके अलावा निगरान हुकूमत ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि परवेज़ इलाही साहब के दौर में और बुज़दार साहब के दौर में शुरू हुए, उनको मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको बता दूंगा कि मुझे लगता है कि जो मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, एक तो है जी ये समनाबाद के मुकाम पे अंडरपास की तमीर का मंसूबा, ये भी परवेज़ इलाही साहब के दौर में शुरू हुआ और इसको मुकम्मल करने के लिए 30 मई की डेडलाइन दी गई है, मतलब आज से कोई 8-10 दिन बाद। अब उसका अभी तक 72% काम मुकम्मल हो सका है, बाकी जो 28% काम है वो होना है, उसके अंडरपास के बैरल बनने हैं। तो मेरा तज्जिया ये कहता है कि 30 मई क्या वो प्रोजेक्ट 15 जून तक भी मुकम्मल नहीं हो सकता। उस प्रेडिक्शन कर दी आपने? हाँ, ये मैंने आपको पता है, इससे पहले भी जितनी प्रेडिक्शन की है वो सारी साबित हुई है और सही साबित हुई है। अगर कोई वक्त पे बन भी रहा हो तो वो नहीं बन पाया। तो लेकिन हमारी ख्वाहिश हर दफ़ा यही होती है कि प्रोजेक्ट वक्त के ऊपर मुकम्मल हो। वो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट जुलाई में जाके समनाबाद अंडरपास का मुकम्मल होगा। इसी तरह जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज की तोसी और उसके साथ साथ गुलाब देवी अंडरपास का प्रोजेक्ट शुरू किया था। गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह हो गया, उसके बिल्कुल आगे अरफा टावर के सामने लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा, एक लेन को ऐड करना है। ये जो लाहौर के बासी हैं, ये गुज़िश्ता 2.5 सालों से इस अज़ियत में मुब्तला हैं कि वहाँ पे तामीराती काम कभी रुक रहा है, कभी हो रहा है, कभी NOC नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म साहब ने उसका दौरा भी किया और वज़ीर आज़म साहब ने उस दौरे के दौरान हुक्म दिया कि हर सूरत में ये मंसूबा 30 मई को मुकम्मल होना चाहिए। अच्छा, ये भी 30 मई, ये भी 30 मई है। उसके बाद कमिश्नर व DG/LDA रंधावा साहब, मोहम्मद अली रंधावा साहब, वो बारहा इस प्रोजेक्ट का विजिट कर चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी विजिट कर चुके हैं। डेडलाइन दी है कि 30 मई को ये प्रोजेक्ट को हर सूरत में मुकम्मल करना चाहिए। काम अभी हो गया होगा इसका? उसका काम अभी तक जो फिजिकल प्रोग्रेस है वो है 96%। अच्छा, 30 मई को ये प्रोजेक्ट भी नहीं मुकम्मल होगा, मतलब 4% अभी भी नहीं कर सकते 30 तक? ये इनसे मुकम्मल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि कोई अनरियलिस्टिक सी डेडलाइन दी गई। अच्छा। और अभी वहाँ पे साइट पे
पाइलिंग का काम होने वाला था, कुछ टेक्निकल काम ऐसा था जो कि टाइम रिक्वायर करता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी 30 मई तक मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल होने के लिए 15 से 20 जून लगे गए। अच्छा। मतलब जो बुज़दार साहब ने और परवेज़ साहब ने प्रेसिडेंट सेट किया था ना कि जो मंसूबा जाते हैं वो वक्त पे मुकम्मल नहीं हुए उनके दौरे इक़्तिदार में, निगरान हुकूमत में भी वो प्रोजेक्ट, वो प्रेसिडेंट उसी तरह चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट वक्त पे मुकम्मल नहीं हो रहा। नहीं हुई है। जो ये था कलमा अंडरपास, ये चाहे PC1 से मुकम्मल, PC1 के वज़ा करदा डेडलाइन से पहले मुकम्मल हो गया, लेकिन जो निगरान हुकूमत ने डेडलाइंस दी थी उन डेडलाइन पे ये भी मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा। जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया कि वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। पहली 23 मार्च की डेडलाइन दी गई थी, वो उसके ऊपर वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। उसके बाद 15 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी, उस पर भी वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। फिर उसके बाद 3 मई दी गई थी, लेकिन 6 मई को उन्होंने उस प्रोजेक्ट को खोला, लेकिन अभी भी उसका एक बैरल बंद है। जो कहते हैं कि हमने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया, ये उनके लिए कि अभी भी उसका एक बैरल बंद है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में एक ब्लू लेन बनाई गई है, वो किस लिए बनाई गई है वो ज़रा बता दें। बुनियादी तौर पर ये कलमा चौक, अगर आप बरकत मार्केट से टुवर्ड्स लिबर्टी जाएं तो जब आप कलमा चौक से गुजर रहे होते हैं तो उसके बिल्कुल साथ दाएं तरफ CBD पंजाब की तरफ से कमर्शियल हब बनाया गया ताकि वहां पे हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाए। कलमा चौक से CBD को डायरेक्ट एक्सेस देने के लिए, इसके साथ साथ अलीजेब रोड पर ट्रैफिक को सिग्नल फ्री रास्ता देने के लिए 2 बैरल बनाए गए हैं। उसमें कलमा अंडरपास में 1 लेन का इजाफा किया गया, उस लेन के साथ एक जो बैरल है उसको CBD पंजाब के वो कमर्शियल हब की तरफ दे दिया गया, जिसको अभी तक बंद रखा गया। जैसे ही आगे कंस्ट्रक्शन वर्क मुकम्मल होगा उसको भी मुकम्मल कर लेंगे। और दूसरा अलीजेब रोड को रास्ता दे दिया गया। ये है पूरा वो अंडरपास की जो स्पेसिफिकेशन है। अब ये भी पहली बार हुआ कि CBD पंजाब ने जो कतर की पॉलिसी है उसको यहाँ पे अपनाया कि ब्लू रोड का कॉन्सेप्ट दिया जाए। ये ब्लू रोड का कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है या सूरज की हरारत होती है, ये रोड उसको जज़ब कर लेती है, ब्लू रोड। ये रोड की कंस्ट्रक्शन में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि वो उसको जज़ब करेगी। इस तरह वो सिर्फ उसी रोड पे नहीं बल्कि वो उस पूरे अंडरपास में जो टेम्परेचर लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू अदर रोड्स कम होगा और गाड़ियों की जो रफ्तार है, क्योंकि खदशा ये था कि कलमा चौक अंडरपास को जब सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा तो गाड़ियां तेज गुजरेंगी और यहाँ पे हादसा पेश आएंगे। तो वो ब्लू रोड वो बिल्कुल एक साइड पे रोड है जो कि राइट पे है, बिल्कुल जो कि वो बैरल की तरफ जाती है, तो वो गाड़ियों की रफ्तार को स्लो करने में भी काम आएगा। तो ये पहले कतर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, तो अब पहली दफ़ा यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन इस वक्त कलमा चौक अंडरपास को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोला हुआ है। अलीजेब रोड को भी, अलीजेब रोड को जाने वाला जो बैरल है उसको भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जो CBD का बैरल है अंडरपास का वो मुकम्मल तो है, लेकिन क्योंकि आगे अभी तक सड़क नहीं बनी, आगे अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, तो इसलिए उसको बंद किया गया है। अब अगले प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब इमामिया कॉलोनी शादरा आए तो उन्होंने वहाँ पे इमामिया कॉलोनी के मुकाम पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक फ्लाईओवर बना रही है और शादरा के मुकाम पर LDA मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट बना रहा है। अब वज़ीर आज़म साहब ने ये डेडलाइन दी है कि 30 जुलाई और 14 अगस्त तक ये दोनों मंसूबे भी मुकम्मल कर दे। आज के आपके प्रोग्राम में एक और खबर कि ये भी मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे। मतलब ये 4 मंसूबे आप कह रहे हैं कि मुकम्मल नहीं होंगे अपनी डेडलाइंस पे। ये अपनी डेडलाइन के ऊपर किसी भी तरह मुकम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट्स को समझता हूँ या मैं जो अपनी नज़र से देखता हूँ, ये अनरियलिस्टिक डेडलाइंस हैं जिनके ऊपर ये काम नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि लैंड एक्विजिशन का इशू होता है, मशीनरी को मोबिलाइज करना होता है, लोगों को कंपनसेशन देनी होती है, फिर उसके बाद लोगों के एहतजाज को मद्देनजर रखना होता है, फिर सबसे बड़ी बात वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी तो करना होता है ना। ये तो सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट को डिले करना होता है। अब ये सारे मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे और निगरान पंजाब हुकूमत ने शहर लाहौर को मजीद 15 अरब रुपए के प्रोजेक्ट देने का फैसला कर लिया। पहले दुआ ये है कि ये वाले मुकम्मल कर लिए जाए। लेकिन क्या दे सकते हैं, निगरान हुकूमत दे सकती है इस तरह के मंसूबे? देखें जी, अब ये इसके ऊपर कानूनी और टेक्निकल बात आ जाती है। कुछ लोग
आइन और कानून के मुताबिक ये कहते हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत का ये मैंडेट नहीं है अच्छा। कि वो तरक्याती मंसूबों को शुरू किया जाए। एक खास पार्टी मतलब पीटीआई के जो लोग हैं वो इसके ऊपर इतराज उठाते हैं कि ये निगरान पंजाब हुकूमत का काम है कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवाए, तो वो इलेक्शन करवा के क्योंकि मतलब ये कॉन्सेप्ट ये है ना कि निगरान गवर्नमेंट आती तब है जब उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कराने होते, तो उनके अंडर सिर्फ इलेक्शन आते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कराने हैं। अब दूसरी तरफ जो निगरान पंजाब हुकूमत का इस हवाले से स्टांस है, वो कहते हैं कि लाहौर की या सूबा भर में किसी भी मुकाम पर तरक्याती कामों की जरूरियात को पूरी करना भी तो सही। इन्हीं की जिम्मेदारी बिल्कुल है। ऐसे ही है, तो हाँ। इसी बिना पर वो तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी कर इफ्तिताह कर सकते रहे हैं, सही हैं, है। उनकी मंजूरी भी दे सकते हैं और उनको शुरू भी करवा सकते हैं। इसी तरह अगर ये कुछ अर्सा पहले का एक हवाला मौजूद है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर व अंडरपास का संगे बुनियाद रखा। जी। उसके बाद अदालत में उनके खिलाफ एक रिट दायर हुई, लेकिन अदालत की तरफ से फैसला आया कि वो संगे कर बुनियाद सकते रख हैं, सकते सही हैं। है, ठीक तो है। इसलिए इस बात को प्रेसिडेंट बनाकर जो तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद इफ्तिताह या तामीराती काम को शुरू करना है, ये वो फैसला उनको हेल्पफुल साबित होता है सही। कि वो इसमें काम का आगाज कर सके। अब इसमें एक बुज़दार साहब के दौर में प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से लेके वॉल्टन रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का, अच्छा, ठीक है। जिसमें ये अकबर चौक के खालिद भट्ट चौक है कैवेलरी क्रॉस करने के साथ, वहाँ पे अंडरपास है और उसके बाद घोड़ा चौक आगे जो डिफेंस मोड है वहाँ पे एक तरफा फ्लाईओवर है, एक उसकी मंजूरी दे दी गई है। तकरीबन 4 अरब 24 करोड़ 60 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट है। पंजाब हुकूमत ने एलडीए को जिम्मेदारी दी है कि उस मंसूबे को फिलफोर शुरू किया जाए। इसी तरह मैं अभी आपको बता रहा था अकबर चौक प्रोजेक्ट, जिसका पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब ने संगे बुनियाद रखा था, लेकिन उसके बाद उस मंसूबे में तरमीम कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ एलडीए गवर्निंग बॉडी के इजलास में उसका रिवाइज्ड PC1 मंजूर कर दिया गया है। 4 अरब 90 करोड़ रुपए का वो भी प्रोजेक्ट है। अब अकबर चौक के मुकाम पर भी दोनों तरफ जो फ्लाईओवर हैं वो तमीर किए जाएंगे, इसकी भी जिम्मेदारी दे दी गई। अच्छा। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब के दौर में बेदियां रोड के मुकाम पर बेदियां रोड इंटरचेंज पर अंडरपास की मंजूरी दी गई थी। तब उसका तखमीना 1 अरब 50 करोड़ रुपए था। उस वक्त ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका। अब निगरान हुकूमत ने एलडीए को यह भी जिम्मेदारी दे दी है कि इस मंसूबे पर भी काम का आगाज़ किया जाए। 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से उस मंसूबे पर भी तामीराती काम शुरू होगा। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं कुल। इन चारों प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिम्मेदारियां एलडीए को तफवीज़ कर दी गई हैं और ये भी कहा गया और ये कि फिलफॉर शुरू करने का बोला गया है। इसको रवा माली साल में ही शुरू कर दिया जाए और सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए इनको शुरू करने का फैसला किया गया है। जो एलडीए के ख़जाने में पैसे मौजूद हैं उसके ज़रिए और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत इसमें पैसे देगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने 2016-17 के बजट में, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने जेल रोड अंडरपास जो है ना, अच्छा जेल रोड अंडरपास केनाल रोड का एक ऐसा अंडरपास है जो कि इंजीनियरिंग कवानीन की खिलाफवर्जी है। मैं आपको थोड़ा सा आपकी मेमोरी को रिकॉल करता हूँ। अगर आप ठोकर न्याज़बेग से टुवर्ड्स मॉल रोड आए तो जैसे ही आप मुस्लिम टाउन या फिरोजपुर रोड का अंडरपास क्रॉस करते हैं तो वेरी नेक्स्ट अंडरपास ये जेल रोड वाला अंडरपास आ जाता है। तमाम अंडरपासेस राइट साइड पे हैं, जेल रोड का वाहद अंडरपास है जो कि लेफ्ट साइड पे है। अब बनाने वाले को भी सलूट। तो ये जेल रोड का अंडरपास लेफ्ट साइड पे होने की वजह से जो ट्रैफिक ठोकर से आ रही है सिग्नल फ्री अपनी रफ्तार पे, उसको मजीद सिग्नल फ्री लेने के लिए लेफ्ट साइड पे टर्न लेना पड़ता है, उसको लेफ्ट लेन में आना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक रवानी में भी हर्डल है और यहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होते हैं। इसके अलावा जितने भी जेल रोड, जितने भी कैनाल रोड के अंडरपासेस हैं वो फुल हाइट के अंडरपास हैं। ये 5.1 फीट का अंडरपास है, सॉरी मीटर का, 5.1 मीटर का ये अंडरपास है जेल रोड का। इसका भी प्रोजेक्ट क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपने दौरे इख्तियार में उसको शुरू नहीं कर सके, तो अब ये निगरान हुकूमत इस जेल रोड अंडरपास की रीअलाइनमेंट के मंसूबे पर भी काम करेगी और कोशिश करेगी कि ये लेफ्ट साइड वाला उठा के इसको राइट साइड पे। अच्छा, ये इतना इजी है कि उठा के इधर रख दिया जाए? देखिए, अब तो जब काम शुरू करेंगे तो तब पता चलेगा। लेकिन इसका पूरा उन्होंने डिजाइन बनाया है कि जो इसके साथ ग्रीन बेल्ट की अराजी है उसको अक्वायर करके वहां से लेन निकाल दी जाएगी, इस अंडरपास की एक्सटेंशन कर दी जाएगी। उन्होंने
इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का डिज़ाइन बेहतर तैयार किया है, लेकिन ये ज़रूरत है इसको। ये जेल रोड अंडरपास की रीअलाइनमेंट। टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके अंडर आ रहे हैं अभी, जो इन्होंने शुरू करने हैं? देखिए, पंजाब हुकूमत ने 4 मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए लागत बनती है, जो कि जिनका आगाज अगले माह में ही कर दिया जाएगा। जून क्योंकि में बजट आने वाला है। हाँ जी, बजट से पहले इसका आगाज कर दिया जाएगा, और जो 2022-23 का बजट है उसमें ही इसको शामिल करके इसके लिए जो फंड्स हैं वो जारी किए जाएंगे। अब एलडीए की तरफ से टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग को इस्तदा कर दी गई है कि हमें ये फंड्स का इजरा किया जाए ताकि हम इन मंसूबों पर काम शुरू कर सकें। दूसरी तरफ फर्म्स की प्री क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी है, दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं 5 जून तक। पहले फर्म्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसमें से इंतखाब किया जाएगा कि कौन सी फर्म ऐसी है जो कि तरक्याती काम कर सकती है। फिर नेक्स्ट मंथ जून में उसका टेंडर अवार्ड करके बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो ये है ना कि अभी अगर फिलफौर इनको इन पे काम शुरू किया जाए तो तभी ये जो लागत है जिन्होंने पूरा बनाया हुआ है, एक डेटा निकाला है या पैसों की जो जितना भी स्क्रूटनी निकाली है वो लगेगा। लेकिन अगर ये 2 महीने बाद शुरू होगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे ना फंड्स पर। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें जब इन्होंने इसका पहला PC1 बनाया था, जो जिस पॉइंट को आपने हाईलाइट किया, तब इन प्रोजेक्ट की लागत कम थी। अब 1 से 1.5 साल के अरसा ये प्रोजेक्ट फाइलों में इल्तवा का शिकार रहे, और ये चारों प्रोजेक्ट्स की जो तामीराती लागत है उसमें एवरेज औसतन 1-1 अरब रुपए का इजाफा हुआ है हर प्रोजेक्ट में। और ये जिस तरह आपने निशानदेही की, अगर इन प्रोजेक्ट को नहीं शुरू किया जाता तो जिस तरह बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो इन्फ्लेशन है, अफराते ज़र है, उसकी वजह से नो डाउट इन प्रोजेक्ट्स की तामीराती लागत में इजाफा होगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि मे भी जब ये मंसूबे मुकम्मल हों तो अगर महंगाई की यही लहर रही तो इनके रिवाइज्ड PC1 बनाने पड़ेंगे, ये मजीद सरकारी खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बुज़दार साहब के, परवेज़ लाई साहब के और नई हुकूमत के बता दिए। लेकिन सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ के जो शुरू किए हुए वो भी अभी तक अरीना वॉक इन शॉप सेंटर भी था, वो भी था, कॉम्प्लेक्सेस भी थे, वो तो अभी वहीं तक पड़े हुए हैं और उनको छेड़ा भी नहीं गया, उनको तो हाथ भी नहीं लगाया गया है, वो अभी वहीं पर है। मजीद उनके हवाले से भी नेक्स्ट सेगमेंट में हम जब भी ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद होंगे नए टॉपिक पर उन पर भी बात करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जितने भी लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से मुकम्मल हो चुके हैं और नई निगरान जो हुकूमत है उसके अंडर कौन कौन से शुरू होने वाले हैं, उस पर बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। और मौसम गर्मा अपने रूज पर है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही ना स्कूल से छुट्टियों का ऐलान भी हो जाता है। और मौसम गर्मा की छुट्टियां होते ही जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और उनकी छुट्टियों का लुत्फ़ दुबाला करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स अपने तरतीब देते हैं। और इस मौके पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, नानी दादी के घर जाया जाता है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ख़ास करके अगर मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन के हवाले से देखा जाए तो उसमें इजाफ़ा करने के लिए तफरीही मकामात का रुख किया जाता है, शुमाली इलाका जात की सैर की जाती है, जबकि बच्चों की अक्सरियत समर कैंप्स को भी तरजीह देती है। और बहुत से स्कूल या कॉलेजेस में भी समर कैंप्स प्रोग्राम्स का ऐलान किया जाता है और बहुत से एजुकेशनल अकेडमीज़ या कम्युनिटीज़ भी समर प्रोग्राम्स का इनेकाद करती हैं ताकि बच्चों के जो कीमती वक्त है उसको ज़ाया होने से बचाया जा सके। तो समर कैंप्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स की ज़हनी आबियारी हो और खेलों का सामान भी हो। गर्ज ये कि बच्चों की दिलचस्पी के हर किस्म के प्रोग्राम्स उसमें शामिल होने चाहिए। ताहम समर कैंप्स बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको निखारने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। और जो बच्चे समर कैंप्स नहीं ज्वाइन कर सकते उन बच्चों को वालिदैन घर में ही कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, इस हवाले से आज हमने बात करनी है।
इन स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद है खानम अंसा शहजादी हैं जो कि माहिर तालीम हैं। खानम आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, समर कैंप्स, गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत से बच्चों के भी छुट्टियां होनी हैं, पेपर्स भी चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ का जो है वो प्रमोट भी कर दिया गया है, आगे छुट्टियां होने वाली हैं जून में। तो क्या कहेंगी ये जो समर कैंप्स का कॉन्सेप्ट है कितना अच्छा है बच्चों के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए? जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा, और हमारी आज की ज़रूरत भी है ये टॉपिक, ताकि हमें जो देख रहे हैं लोग वो इसको अच्छे तरीके से अभी से प्लान कर लें, क्योंकि जब छुट्टियां शुरू हो जाती है तो हमारे 1-2 वीक तो सिर्फ प्लानिंग में ही गुजर जाएंगे। हाँ। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि हमारे जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो समर कैंप जब लगाते हैं तो उसमें सिर्फ निसाब ही पढ़ा रहे होते हैं, उसका थोड़ा सा पोर्शन उठा लेते हैं, या कहा जाता है कि जी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे या हम कुछ समराइज़ करके पढ़ाएंगे। वो वही होता है जो हमारी क्लास में होता है। बच्चे आ रहे हैं, उसी तरह से टेस्ट हो रहे हैं, बोरिंग सा एक इन्वायरमेंट है और बच्चे उसमें एंजॉय नहीं करते, और वो गर्मी की शिद्दत में और इजाफा हो जाता है उनके लिए। और जहाँ पे उनकी एक्साइटमेंट होती है कि जी अब छुट्टियाँ आने वाली हैं, हम फलां जगह पे जाएंगे, हम लोग कुछ लर्न करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, वो सारे मकसद जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब छुट्टियाँ होती क्यों हैं और छुट्टियों का मकसद क्या है? गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और बच्चों को हमें थोड़ा सा ब्रेक देना है, ठीक है। उस ब्रेक में क्या करेंगे, हर 6 महीने के बाद साइंस ने रिसर्च की कि हर 6 महीने के बाद हर शख्स को कोई ना कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नए एक्सपीरियंसेस कर सके। इसी तरह से अगर हम कुछ नॉवेल्स उठा के देखें या कुछ हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें पता चलता है कि जो भी कामयाब शख्स थे वो अब लिखते हैं कि मैंने गर्मियों की छुट्टियों में अपनी पहली जॉब की, मैंने गर्मियों की छुट्टियों में पहला अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मैंने गर्मियों की छुट्टियों में ये एक असाइनमेंट थी वो मैंने कंप्लीट की, और मेरा यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लिया। तो इसका मकसद ये है कि हमें समर वेकेशंस को इतना हेल्दी और इतना फ्रूटफुल बनाना है कि जो चीज़ें हम समर कैंप्स में रखें वो बच्चों के इन फ्यूचर काम आए, ठीक है। जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम बच्चों को बाकायदा तौर पर वो चीज़ें सिखाएं जो उनकी नीड है, जो हमारे आने वाले दौर की भी ज़रूरत है। हाँ। जैसे हमारा करिकुलम है, करिकुलम में जो हमारा अभी जो राइज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें हमारे 4 डोमेन्स के ऊपर काम किया गया है, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को किस तरह से निखारा जा सकता है, जो कि एक सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है कि बच्चों को याद कैसे करवाया जाएगा, फिर इस याद दहानी का हम टेस्ट कैसे लेंगे, वो पहला एक फेज़ हो जाता है। उसके बाद इसके बड़ा फोकस किया गया है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे उर्दू और इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलप होती है, सेकंड बच्चे की स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है, थर्ड में रीडिंग, और फोर्थ में राइटिंग स्किल डेवलप होती है। तो उसके ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से फोकस किया गया है, जबकि पहले एक रिवाज था कि हमारे बच्चा जब क्लास में जाता था तो सबसे पहले ही पेंसिल पकड़ा दी जाती थी, उसके साथ डॉट्स वाली एक कॉपी पकड़ा दी जाती थी कि बच्चा इन डॉट्स को मिलाता रहे। वहाँ बच्चा कभी भी फॉर्मेशन नहीं सीख सकता, ऐसे ही, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हमारी फर्स्ट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, थर्ड फिजिकल डेवलपमेंट, और फोर्थ पे हमारा आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब को हमारे करिकुलम का मतलब ये 4 मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है, बिल्कुल। और इन्हीं की बेस के ऊपर हमारे प्री स्कूल का सिलेबस जो है, जो भी हमारे राइज है, उसको डिज़ाइन किया गया है। ये पूरा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में सेम चल रहा है, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई है वो एक निसाब एक कौम का नारा है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के बच्चे नेशनल करिकुलम जो है, ठीक है, ओके, कि एक स्कूल बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े उसको कंसेप्ट वही दिया जाएगा जो कि प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी सेम कंसेप्ट होगा। अब उससे ही मिलती जुलती हम उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ऐड करते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट है। हमारी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लास में परफॉर्म नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेस कम होती है या टाइम कम होने की वजह से टीचर्स उसको प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाती, उनके लिए हमें समर कैंप्स लगाने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन समर कैंप्स में वही जैसे हम बात कर रहे थे आंसर कि वो रिवायती सारी चीज़ें जैसे आपने कहा कि पढ़ाई जाती हैं, वही सिलेबस को कवर कराया जाता है,
तो ये नहीं होना चाहिए, नई पॉलिसीज आनी चाहिए, जैसे आगे रोबोटिक्स पढ़ाई जाए, बिल्कुल। आईटी के हवाले से बच्चों को नो हाउ होनी चाहिए, देन और भी बहुत सी चीज़ें जिसके बिल्कुल। बारे में जो हमारी नई नस्ल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कि वो इस चीज़ों से रिलेट करें या उनको आशना हो इन चीज़ों बिल्कुल। से। जैसे मैंने अभी बात की कि हमारा करिकुलम है ना, हाँ। उसकी जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनमें इन सब चीज़ों को रखा गया है। सही। ठीक है, जो कि हमारी टीचर्स छोड़ देती हैं ओह, क्लास में। ओके। और ये बहुत जिसको कहा जाता है, हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम का जब अभी एवेल्यूएशन हुई है तो उससे पता चला है कि ये टीचर्स ने इसको फेल करार दे दिया था, क्योंकि वो खुद उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी क्लास में, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई ना उस चीज़ के हवाले से। तो अब उन चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है कि वहाँ से हम वो तमाम प्रोजेक्ट्स उठाएं जो कि आईटी से रिलेटेड है, जिनके ऊपर सही। लिखा गया है कि आप फलां चीज़ को रिसर्च करें। हाँ। ठीक है, वो बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाए। अब बिल्कुल। समर वेकेशन का जो टास्क बनाया गया है, जो स्कूल में बच्चों को देने के लिए बनाया गया, उसको उसमें भी इन चीज़ों को रखने की बहुत ज़रूरत है ताकि बच्चे इन चीज़ों को परफॉर्म कर सके। उसके बाद इन्वायरमेंटल के बारे में बताया गया हाँ जी। कि आप माहौल को कैसे साफ कर सकते हैं। अब बच्चों को इतना टाइम क्लास में नहीं होता कि वो जाएं बाहर किसी जगह पे विजिट करें, किसी पार्क की सफाई करें या कुछ भी। आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में exactly। दे सकते हैं। उसके साथ ही जो है किचन गार्डन, इतना खूबसूरत ये प्रोजेक्ट है, ये मैंने खुद घर में अभी शुरू किया है अपनी बहन के बच्चों के साथ मिलकर। और हम लोगों ने टमाटर उगाए हैं, हम लोगों ने हरी मिर्च उगाई है, हमने धनिया उगाया है और पुदीना उगाया। क्या ठीक है? बात है। अब मतलब जितनी सब्जी महंगी हो रही है आपने वो घर में उगा ली है। और अभी हम प्लान कर रहे थे कि हम लोग करेला और भिंडी भी लगाएंगे। क्या बात है। और फिर अभी थोड़ा सा टाइम इस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहा, तो इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। ये लो कॉस्ट आपकी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज। लेकिन क्या ये सिर्फ स्कूल में होनी चाहिए या घर में भी जो लोग समर कैंप्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जो दूर दराज अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, नाना नानी के घर चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी तो इस तरह की समर एक्टिविटीज होनी चाहिए ना? देखो, स्कूल की तरफ से जो आपको टास्क मिलना है ना, वो ये नहीं होना चाहिए जैसे हमारे पुराने दौर में मिलता था कि 10 दफ़ा आपने पहाड़े लिख के लेके आने। मतलब मुझे याद है हमें मिलता था, वो इतनी मोटी सी बुक मिल जाती थी और उसको वो सारा फिल करना है और वो लिखने अंदर क्वेश्चन आंसर और सारी चीजें होती थी। वो एक ऐसा होता और वो बड़ा हैक्टिक होता था। अच्छा, हमने ये पूरा अपना समर वर्क जो है ना ये लेकर जाना है, इसको सबमिट कराना है, उसको पहले फुल करना है। और अम्मियाँ भी तो यही करती थी ना, पहले इसको कंप्लीट करो फिर कहीं लेके जाएंगे, तो वो हम दिन रात लग के उसको कंप्लीट करते थे। तो अब बाकायदा तौर पर जो हमारे समर टास्क के पूरे रजिस्टर्स बन रहे हैं, उसमें डे एंड डेट के साथ आपको पूरा टास्क मिल रहा है, पूरा प्रोजेक्ट मिल रहा है। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपने क्लास जो पढ़ने के टाइम पे ये काम करने, एक्टिविटी ये होगी, और मदर्स ने इस तरह से बच्चों को गाइड करना। तो ये लो कॉस्ट और ये नो कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने कहा, एक तो किचन गार्डनिंग होगी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम घर पे? इसके अलावा घर में आप बच्चों को रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमारे घर में रोज़ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं, उनको काट के आप उनके अंदर जो है प्लांट लगा सकते हैं, उसके अंदर फूल बना के लगा सकते हैं। जैसे आप जो है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, जैसे बच्चों को आप जो है वो फूड बनाना, चीज़ें बनाना जो कि आग के बगैर बनती हैं, जैसे मिल्क शेक हो सकता है, स्मूदीज़ हो सकती हैं, आप उनको फ्रूट कटिंग सिखाएं और इसके साथ ही बच्चों को साथ अपने साथ मिला के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, ताकि मदर्स भी बिजी रहें। क्योंकि हमारे मदर्स, अगर बच्चा 2 बजे भी घर आता है ना, तो हमारी माएँ उस वक्त भी कहती है कि जल्दी जल्दी ये कहीं चला जाए, ट्यूशन चला जाए या एकेडमी चला जाए, तो यहाँ पे घर में ना रहे, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा उसको परेशान कर रहा होता है। तो माएँ फिर जब बच्चों के साथ इन्वॉल्व होती है तो बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी उनका टाइम गुजरता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो करानी चाहिए, मतलब इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे की होनी चाहिए, बच्चे के साथ जो होनी चाहिए, खास करके माँओं की, क्योंकि माएँ घर पे रहती हैं ज़्यादातर, वालिदैन वो वालिद तो होते नहीं हैं घर पे। और फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को डेली बेसिस पे सुबह आप योगा करवा सकते हैं, जंपिंग करवा सकते हैं, वॉक करवा सकते हैं, रनिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है, और जो माएँ खुद नहीं करती हैं वो कैसे करवाएं बच्चों को? वो खुद भी करें। और इसके लिए बाकायदा तौर पर मैं जब स्कूल्स में पेरेंट्स के सेशंस करती हूँ तो मैं मदर्स का पहले टाइम टेबल बनवाती हूँ। अच्छा, ठीक है। गर्मी की छुट्टियों में आपने, बच्चे तो बाद में लेजी होते हैं, मदर्स पहले लेजी होते हैं, जाना है, कौन सा स्कूल जाना है, तो कोई बात नहीं, रात को आराम से सो, सुबह आराम से लेट उठो, बड़ा कुछ हो रहा होता है, तो उसमें जो है वो टाइम मैनेज बहुत
बुरी तरह से ख़राब हो रहा होता है उनका। तो उसके लिए मदर्स को सबसे पहले अपना जो है टाइम टेबल बनाना है, उसके बाद बच्चों का टाइम टेबल बनाना है। उसमें आपने बाकायदा तौर पर अपने खाने का टाइम, नमाज का टाइम, अपने जो है बच्चों के साथ टाइम, जितना भी आपने पढ़ने के लिए टाइम स्पेंड करना, जो उनका वर्क टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए, जो उनको एक्टिविटीज़ स्कूल की तरफ से मिली है उनको भी परफॉर्म करके लिखना भी है, और उसकी तस्वीरें भी बना के अपने ग्रुप्स में शेयर करनी है। अब तो यहाँ तक भी अच्छा, आजकल ना एक जर्नल बनाने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि एक पूरी बुक होती है, उसको आप अपनी पिक्चर्स के साथ देन आप कोट्स उसके अंदर करते हो कि क्या क्या किया, मतलब अगर आप कहीं गए हो तो आपकी वहाँ की पिक्चर लेके उसके ऊपर लगाओ और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी की जा सकती है। ये तो मैंने अपने बचपन में भी किया हुआ है। मुझे बहुत शौक था अपनी डायरीज बनाने का और उसमें अपनी तस्वीरें लगाने का और उस दिन की पूरी हिस्ट्री लिखने का। यहाँ तक कि मैं अपने जामिया गई तो मैंने वहाँ का भी पूरा लिखा हुआ है, मेरी पूरी डायरीज पढ़ी है जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो ये बच्चों को ये आपकी, जब आप राइटिंग स्किल बच्चे की डेवलप करना चाहते हैं ना, तो उसमें ज़रूर इन चीज़ों को आप ऐड करें और बच्चे से डेली कुछ ना कुछ सुने, क्वेश्चंस उनसे करें कि आज आपने क्या किया, पूरे दिन की रूटीन बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें। तो बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वो मजबूत होती है, याददाश्त उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। वो चीज़ों को रिवाइज़ करता है, जब एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा रिवाइज़ करता है तो उसकी याददाश्त बहुत अच्छे तरीके से मजबूत होना शुरू हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है कि गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है बच्चों में, आपको भी पता है। बच्चे रो रहे होते हैं और माएँ जो है वो कोई और काम कर रही होती है तो उन्हें गैजेट्स पकड़ा दिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर कोई भी गेम खेल लो, कोई भी वीडियो देख लो, हम अपना काम कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर प्रैक्टिस छुट्टियों में भी होती है, गर्मियों की छुट्टियों में भी होती है कि कहीं जाना नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो है ना गैजेट का इस्तेमाल कर लें। तो इससे जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी इफेक्ट होगी, खास करके बच्चों की। इसके लिए जैसे आपने कहा कि आईटी का क्या हो, तो कोई भी रिसर्च वर्क दे बच्चे को, सही बच्चे से कहें कि ये काम है, या कभी आप वॉश जो है ये किस चीज़ का फॉर्म है वो बच्चों को बताएं। बच्चे से कहें कि सर्च करो, फिर कोई भी टॉपिक आप बच्चों से कह सकते हैं कि आप अपनी जो भी मैं आपको दे रही हूँ, टैब दे रही हूँ, मोबाइल दे रही हूँ, यहाँ पे सर्च करो और देखो कि इसका मीनिंग क्या है। आप जितना भी टाइम बच्चों को देंगे तो उसका कोई फ्रूटफुल मीनिंग होना चाहिए। आप उसमें ये नहीं कि बस देखते रहो, क्या देख रहे हो, कुछ किसी को पता नहीं है। उसको जितना भी टाइम देना, उसमें कोई ना कोई रिसर्च वर्क थी, उस पर बच्चे से कहें कि आपने ये एक चीज़ बनानी सीखनी है। जैसे रोबोटिक्स का है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैम्प एजुकेशन है, उसकी बहुत सी आपको जो है वो नॉलेज मिल जाता है यूट्यूब से। तो वो बच्चों को आप वहाँ पर इस तरह से, क्योंकि हम लोग बच्चों को मोबाइल से दूर रख नहीं सकते, ये एक बहुत मुश्किल रास्ता। अगर हम ये कहें कि हाँ बच्चों को बिल्कुल मोबाइल ना दें, बच्चों को दूर रखें, बच्चे ने देखना है भाई, वो घर में चीज़ है, हर कोई उसको बड़े शौक से देख रहा है तो बच्चे ने भी ज़रूर देखना है। तो हम बच्चे को दूर नहीं कर सकते इस चीज़ से। हमें बच्चों को अगर देना है तो उसके लिए उसको एक बाकायदा तौर पर प्लान करके दें कि हमने बच्चे से करवाना क्या है, बच्चे ने देखना क्या है, और हमने बच्चे को उस कितने टाइम के लिए देना, उस टाइम में वो बच्चा क्या क्या करेगा और मुझे उसकी रिपोर्ट कैसे देगा, ताकि बच्चे को पता भी ना चले कि मुझसे बड़े वो एक रोब से काम करवाया जा रहा है, बल्कि वो मज़े से वो करेगा और रिपोर्ट भी आपको देगा अच्छे तरीके से। बहुत से मतलब जो माएँ होती हैं, जैसे ज़्यादातर माएँ घर पे होती हैं, उनको पता भी नहीं होता उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं या क्या चीज़ें हैं, और वो उनकी जो थॉट प्रोसेस होते हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, खास करके बच्चों की जो थॉट प्रोसेस होते हैं। ये बहुत जल्दी बच्चों के माइंड के ऊपर जो है वो रिएक्ट करता है। अगर आप बच्चा कोई भी नेगेटिव चीज़ देख रहा है या आप कोई भी इस तरह वायलेंस ही आप ले लें, छोटा बच्चा वायलेंस देखना शुरू करता है तो वो घर में भी वायलेंस करता है, इसी तरह से करेगा। अब कल मैं अब एक वीडियो देख रही थी कि उसमें बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं लोगों को आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत से रहते हुए, तो वो भी अब उसके मामा और पापा दोनों आपस में लड़ाई करते, तो बच्ची सहम जाती है और कहती है कि मैंने तो ये फैमिली का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बुक में पढ़ा था तो वो इस तरह का था, तो अभी हमारी फैमिली है तो ये फैमिली तो बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। तो वो डिप्रेशन में थी वो बच्ची। तो अब जिस तरह का आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो, फैमिली का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हो, उसी तरह का अगर घर में नज़र नहीं आएगा तो बच्चा उससे डिस्टर्ब होगा। यही चीज़ें जब आपका बच्चा मोबाइल पे देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो उसमें जो कुछ चीज़ें वो देख रहा है ना, वो उसके जहन में बहुत जल्दी असर करती है, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ होता है
या कोई भी आपने चीज़ किसी से सुनी है वो 20% आपके दिमाग में रहती है, जो चीज़ आपने देखी होती है वो 80% रहती है, ठीक है। और इसीलिए हमारी बुक्स में भी जो है वो पिक्चर्स के साथ तस्वीरें बनाई गई हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि बच्चे बेहतरीन तरीके से उसको समझ सकें। तो इसलिए बच्चों को जो भी वो देख रहा है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी बच्चे को ऊपर इतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको मोबाइल दे दिया वो चुप करके बैठ फ्री गया। हैंड भी नहीं देना चाहिए और ना ही इतनी स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। बिल्कुल, उसके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस रखें कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और फिर उसकी रिपोर्ट ज़रूर लें। जब भी आप कोई काम बच्चे को दें तो उसको जितना भी टाइम आपने देना है उस टाइम के मुताबिक आप उससे रिपोर्ट मतलब हेल्दी एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और जो घर में रह के भी जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मिलकर उनके अंदर उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहे और मेंटल हेल्थ भी उनकी अच्छी रहे। खाना मानसर शहजादी माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थी। हांसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और बड़ी अच्छी टिप्स आप हमें देके जा रही है कि किस तरह जनाब ये जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं इनको फ्रूटफुल बनाना है और हेल्दी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपने इनको गुजारना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।